चलो वेक्टर्स को कंटिन्यू करना है हम लोग को, बराबर इतना। आज कंटिन्यू पहले करेंगे समथिंग कॉल्ड एज पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर्स जो रहता है ना, ये जो टॉपिक है बेसिक मैथ्स का पार्ट है, बराबर है। जितना हम लोग को फिजिक्स में जितना चाहिए उतना। प्योर मैथ्स वालों को भी वेक्टर्स अलग से हो सकता है, जहाँ पे भी है 11th 12th में, जहाँ पे भी है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल के जो भी है, वहाँ पे उनको और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा। हमको बस उतना पढ़ना जितना अपने को फिजिक्स में चाहिए होगा। ओके, वेक्टर्स ऑलरेडी हमने 1-2 लेक्चर हो गए अपने वेक्टर्स पे, बराबर। पहले लेक्चर में वेक्टर्स के हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिए थे सारे, बराबर। कितने? 10 थे। पैरेलल, इक्वल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव, यूनिट, जीरो, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सियल, ये सब थे, करेक्ट है। फिर सेकंड लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये पढ़ लिया अपन ने लॉज, बराबर, जो बेसिक थे। बीच में जब भी मौका मिला उसके रिलेटेड सम्स भी हमने करते गए। आज हम लोग को पॉलीगॉन लॉ से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो ये लॉ तब यूज करते हैं व्हेन यू वांट टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है। दिस लॉ इज यूज्ड टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। आप सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ या तो पैरेललोग्राम लॉ में से कोई भी एक लॉ यूज कर सकते हो। पॉलीगॉन लॉ में लेट्स से अगर आपके पास 3 वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए, इसको वेक्टर बोलते हैं, ये एरो बनाया ना, इसका एक टेल होता है और इसका एक हेड होता है, उसका एक सिंबल यूज किया मैंने ए। एक और वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से इसका नाम रखेंगे अपन बी। एक और वेक्टर ले लेते हैं जिसको इसके साथ लेट्स से ऐड करना है, ये हो जाएगा मेरा सी। ये 3 वेक्टर्स है जिनको मुझे ऐड करना है। तो इसके भी कुछ लॉ होंगे, जो स्टेप्स होंगे जो आप फॉलो करोगे, जो आपने ट्रायंगल लॉ में भी, ट्रायंगल लॉ में क्या यूज किया, हेड टेल साथ में लिया था। पैरेललोग्राम लॉ में क्या यूज किया था, टेल टेल साथ में लिया था। इसके अंदर आप हेड टेल साथ में लोगे, इसके अंदर हेड टेल साथ में लेते जाओगे कंटिन्यूसली, ठीक है। जैसे कि पहले आप ए लिखो यहां पे, ऐसा मुझे रिजल्टेंट बनाना है वेक्टर कौन सा, r इज इक्वल टू आई वांट टू ऐड ऑल द 3, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आई वांट टू ऐड ऑल 3 वेक्टर्स। तो मैंने ये ए वेक्टर बनाया। अभी जो बी वेक्टर है ना, उसका जो टेल है ना, वो इसके हेड पे लेके आना है। तो कैसे शिफ्ट कर सकते, ला सकते हो पैरेलली शिफ्ट करके इधर, तो ऐसा बना लो इधर। नहीं समझे? समझे स्टेप? आपको इसकी लंबाई चेंज नहीं करनी है, आपको इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। इस प्रोसेस को क्या वर्ड बोला हुआ है मैंने अच्छा सा, पैरेलल शिफ्टिंग, ट्रांस शिफ्टिंग। बहुत कूल नाम है, बढ़िया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। आप चाहे तो ट्रांसलेशन भी बोल सकते हो वेक्टर का, वो भी चलता है, ठीक है। सी, इसका भी टेल इसके हेड तक लेके जाओ, जा सकते हो, इसको से लेके जाओ इधर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अग्री एवरीवन? ट्रायंगल लॉ में पता है फिर ओपन टेल ओपन हेड को कनेक्ट करते थे, इधर भी वही कर दो। अब आपको इन तीनों का रिजल्टेंट जो चाहिए ना, वो ऐसा होगा, ये आर वेक्टर, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। समझा आपको मेरी बात ये वाला? पक्का क्लियर है? ये पॉलीगॉन लॉ हो गया, टू ऐड मल्टीपल वेक्टर्स, ठीक है। नोट, नोट में लिखेंगे अपन कि अगर कभी लूप कंप्लीट हो जाए, मालूम पड़ा आप वेक्टर ऐड कर रहे हो ए बी सी डी, समझो 4 वेक्टर ऐड कर रहे हो, और लूप कंप्लीट होके वापस आ जाए, जैसे कि अगर मैं 3 वेक्टर लेता हूं, ए बी और ये सी, क्या ओपन टेल और ओपन हेड बचा ही नहीं? ए बी और सी, इसमें तो फिर भी ओपन टेल ओपन हेड बच रहा था, इसमें तो बचा ही नहीं। अब मैं 4 भी ले सकता हूं, ए बी सी और डी। क्या ये दोनों केस में लूप कंप्लीट हो जा रहा है? तो इन केसेस में रिजल्टेंट का वैल्यू कितना बोलोगे आप? वेरी गुड, एक्सेलेंट। जब ओपन टेल ओपन हेड बचा ही नहीं, तो ये वो केस है जिसमें रिजल्टेंट इज अ नल वेक्टर। समझे मेरी बात? क्योंकि है ही नहीं ओपन टेल ओपन हेड, तो इनका रिजल्टेंट 0 है। अगर ये वेक्टर फोर्सेस होते और उसका नेट फोर्स 0 आता, तो उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम वर्ड भी यूज करते हैं। ये वेक्टर्स है, या तो ये सबके सब वेलोसिटीज होंगे,
या तो ये सब के सब एक्सेलरेशंस होंगे, या तो ये सब कुछ फोर्स होंगे, कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं। अगर ये फोर्सेस के बारे में होता तो इन सब का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ना वो जीरो आएगा, क्योंकि ये लूप कंप्लीट हो रहा है। तब नेट फोर्स जीरो के सिचुएशन को इक्विलिब्रियम वर्ड भी बोलते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इक्विलिब्रियम इज मोस्टली यूज्ड व्हेन नेट फोर्स इज जीरो। इधर रिजल्टेंट जीरो ले लिया। आपको सिचुएशन क्लियर है सब लोग को? पक्का? चलो, गुड इनफ। हाँ पॉलीगॉन वेक्टर में हम लोग 4 से ज्यादा वेक्टर भी ऐड करते हैं। हाँ, कितने भी, देखना कर तो दिया 4, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। पॉलीगॉन लॉ के बाद ये करना है एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल मेथड या ट्रीटमेंट टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। A प्लस बी, एनालिटिकल मेथड। ये आपके कॉलेज में भी आएगा, जिन बच्चों का कॉलेज है ना, डेरिवेशन आएगा कॉलेज में, ठीक है। फाइन, स्टार्ट करें। ये A वेक्टर और ये आपका B वेक्टर और ये उसके बीच का एंगल। थीटा किसके बीच का एंगल है, जरा एक बार बता पाओगे? एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है। दोनों के टेल साथ में है, तो कौन सा लॉ यूज कर रहे हो मैं? पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहा हूं। पैरेललोग्राम में ऐसा बोला गया था ना कि ट्रीट दीज टू एज साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे करेंगे? ये यहाँ पे बना सकते हो इसके पैरेलली एक डॉट डॉट लाइन, इसको इधर बना सकता है एक डॉट डॉट लाइन। सही बनाया ना डायग्राम? थोड़ा सा अब सही लग रहा है तुम? चलो, तो रिजल्टेंट कैसे मिलता है? कॉमन टेल से ये डायगोनल ऐसा बनाते हैं हम लोग, इसका नाम रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो एंगल दिख रहा है इसको क्या नाम रखते हैं अपन? अल्फा। किसके बीच का एंगल है, जरा बताओगे कोई मुझे? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। सिमिलरली रिजल्टेंट का बी के साथ जो एंगल है उसका नाम क्या रख सकते हैं हम लोग? बीटा। एंगल बिटवीन आर एंड बी। क्या मेरी कुछ बात समझ में आई है आपको? सब लोग सही है अब तक? मेन जो एम है ना इसका वो ये है, आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब आपको आर की लंबाई का वैल्यू निकालना है और ये अल्फा निकालना है, रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ अल्फा निकालना है। ये डेरिवेशन है मेन, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, कंस्ट्रक्शन है। कुछ नेम चाहिए तो नेमिंग कर सकते हैं हम लोग। नेमिंग में मेरी मर्जी से करूँ चलेगा ना। ये पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं R बोल देता हूँ। दिख रहा है? ये पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, तो मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना। ये Q से आप एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप कर दो, कर सकते हो इतना। और ये जो लाइन है ना PR, उसको खींचो तो यहाँ पे मीट करेंगे। ये एंगल कितना होगा? ब्यूटीफुल, सही है इतना? सबको दिख रहा है ट्राइंगल? उसका भी कुछ नाम रख लेते हैं, PQR, तो इसका नाम S रख लेते हैं। सब लोग का ध्यान है इधर बराबर एकदम? बताऊं आगे? सिर्फ QRS वाले ट्राइंगल पे थोड़ी देर के लिए फोकस करो। दिख रहा है तुम लोग को? ये इसका जो हाइपोटेनियस है ना वो A के बराबर है या B के बराबर है? लग रहा है तुम लोग को कुछ? ऐसा लग रहा है ना कि ये और ये सेम है सर। ये B। इधर एक एंगल दिख रहा है आपको, मुझे बता पाओगे ये एंगल अल्फा है कि बीटा है कि थीटा है? ये एंगल आराम से सोचो, कोई बात नहीं, गलत जवाब नहीं बोला, सही नहीं बोल रहा। कॉन्फिडेंट हो सब लोग कि दिस मस्ट बी थीटा? क्या रीजन से ये थीटा है? बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, थीटा। कि सर ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना। नहीं समझे तुम लोग? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते कभी था 9th 10th में शायद। ठीक, अरे बाप रे, इतना पुराना है क्या ये? पर यूज तो हुआ है, 10th में तो यूज हुआ होगा थोड़ा थोड़ा। बस उतना ही चाहिए। सिर्फ ट्राइंगल पे फोकस करो फिर से, RQS पे।
क्यू और एस पे, इसका नाम बी रख लिया, इसका नाम थीटा रख लिया। इस ट्रायंगल में ये साइड और एक ये साइड है, रिजोल्यूशन याद करो, इसमें से कोई तो एक कॉस है, कोई तो एक साइन है। आप बता पाओगे कौन कॉस है कौन साइन है? RS cos है और QS sin है। जिसको याद नहीं है वो फिर ट्रिगो लगाए, उसमें क्या हो गया? समझो अगर मैं साइन थीटा पूछता हूं आपको, साइन मतलब क्या होता है? ये ट्रायंगल में अपोजिट कौन है? QS और हाइपोटेनियस कौन है? और क्यू आर का वैल्यू बी लिखो चलेगा? आर क्यू, आर ए हाइपोटेनियस ये ना, आर क्यू, जिसको बी लिख दो चलेगा। तो मुझे बताओ क्यू एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। मतलब ये जो हाइट है ये क्या है? नहीं समझे तुम लोग? सिमिलरली मुझे बताओ कॉस थीटा क्या लिखूं? RS upon RQ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ना, यानी कि आर एस अपॉन बी लिख लूं तो आर एस क्या आ गया? जिन बच्चों का रिजोल्यूशन हो गया वो तो डायरेक्टली बता सकते थे, ये तो बस जो न्यू है उनके लिए बस, बराबर है। नहीं तो हम लोग को तो पहले ही पता है कि थीटा के बाजू वाला कॉस होता है और ये सामने वाला साइन होता है। शाबाश। चलो अब आप कौन से ट्रायंगल पे फोकस करेंगे? सबसे बड़ा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू एस दिख रहा है सब लोग को ये डायग्राम? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है ये। अगर ये तुम समझ गए तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट डेरिवेशन। पी क्यू एस वाला दिख रहा है ट्रायंगल सब लोग को? मुझे कौन बताएगा ये एंगल कितना है? अल्फा। भाई साहब क्यू अल्फा सही है। क्यू एस जो हाइट है वो कितना लिखूं? QS हाइट बहुत ही शानदार। अरे तेरे को बोलना ही है तो उसको आर साइन अल्फा बोल। पर लेकिन मुझे तो ये क्यू एस और ये क्यू एस अलग अलग है क्या? ये क्यू एस और ये क्यू एस सेम है कि अलग अलग है? तो चलेगा ना वहां से निकाला तो। हाँ तुझे लिखना है तो आर साइन अल्फा के टर्म्स में लिख सकता है, बट उसका मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, कौन बताएगा बेस कितना है टोटल? पी एस पूरा लंबा इधर से इधर तक लेंथ कितना है? ये कितना है? ए है। ये कितना है? तो बताओ पूरा क्या लिखूं? आया समझ में क्या? पक्का? हाइपोटेनस बताओ कितना लंबा है? समझा इतना? नाउ आई आस्क यू टू डू द पाइथागोरस। क्या होगा पाइथागोरस इक्वेशन? भाई पाइथागोरस का स्पेलिंग भूल गया मैं। चलेगा ना? हाँ शाबाश, यही हुआ ना। हाँ बोलो क्या लिखूं? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा समझा इतना? ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट करूं? इधर तक सही है सब कुछ? इसको ओपन a प्लस बी द होल स्क्वायर ओपन करने पे कितने टर्म आते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ रहा है क्या आपको? क्या लिखूं? a स्क्वायर प्लस ये टर्म लिखूं वापस? ये जो स्क्वायर होता है ये दोनों को जाएगा ना? बोल बेटा। यूज करूंगा ना अभी अगले स्टेप में। कैन वी सिंप्लीफाइड फर्दर? यस वी कैन। क्या आपको दिख रहा है कि इन दोनों में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है। तो फाइनली क्या लिखोगे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इतना समझ रहे आपको? पहले बस एक आध स्टेप बाकी है तो आर मिल जाएगा जो चाहिए, और अल्फा भी मिल जाएगा थोड़ी देर में एक आध स्टेप के बाद। पर आई थिंक आपका इधर से लिखना बाकी है सबका। तो पहले इसको अच्छे से फटाफट जल्दी जल्दी जो चीज़ बोर्ड पे लिखी है वैसे की वैसी ही चाहिए, एकदम अच्छे से। पेंसिल पेन दो यूज करो, ठीक है?
चल फर्स्ट साइड हटाओ, चलेगा ना इधर का खाली? सेकंड साइड नहीं नहीं, पूरा तो नहीं, सेकंड साइड हो गया ना? आर निकालना है, आर स्क्वायर मिल गया है, तो आर कैसे मिलेगा इधर बताओ? अंडर रूट डाल देंगे। बस हो गया। और इस बार सीक्वेंस में ऐसा रखना, बी स्क्वायर आगे लिया तो चलेगा ना? ओके। 2ab cos थीटा। तो ये है पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट में पूछा था ना मैंने, तो यही तो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। और अगर डायरेक्शन पता लगाना हो कि आर कितने किस डायरेक्शन में, तो उसके लिए अल्फा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा कैसे निकालना ध्यान देना। टू फाइंड अल्फा आप लगाओगे बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल देखो, सब लोग देखो बोर्ड पे, लिख लेना बाद में, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं दूंगा टाइम आपको। वो मुझे बता tan होता क्या है? tan सही बात है, साइन बाय कॉस चलेगा। अपोजिट अपन एडजेसेंट बोला तो वो भी तो होता है ना। इस ट्रायंगल में अपोजिट कौन है? एडजेसेंट कौन है? डाल दो, हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। क्या आपको मेरी कुछ बात समझ में आई है? 100% है। ठीक है, इतना एक आध सम देता हूं मैं इसके ऊपर। चल अगर ये वेक्टर 10 का है और ये वेक्टर भी 10 का है और इनके बीच में एंगल अगर 60 डिग्री है, मुझे चाहिए आर एंड अल्फा। ठीक है, ट्राई करना है एक ये वाला, एक मैं करता हूँ एक तुम कर लेना, बराबर? चल सर लेकिन क्या हो गया? लेकिन मैं करूँ ना? हाँ सर, चल लेकिन जो a प्लस बी है हाँ हाँ, वो कांस्टेंट रहेगा या जैसे आपने नंबरिंग दिया उसके साथ भी नंबरिंग डालेंगे? एक ये डेरिवेशन है, बराबर? इसमें रिजल्ट आ गए, ए और बी का कुछ वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करेगा ना तू। आर का निकल, हमेशा वेरिएबल में थोड़ी खेलेंगे, नंबर्स में ही खेलेंगे मोस्टली। तो अब मुझे बताओ, ये जो एक वेक्टर 10 का है और दूसरा वेक्टर भी 10 का है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है? 10 और बी का वैल्यू कितना है? 10 और थीटा का वैल्यू कितना है? 60। आया कंपेयर करने को सब लोग को? क्या पक्का? नाउ ऑल वी हैव टू डू इज, ये दो डब्बे बनाए ना मैंने, दोनों में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो आर कैसे मिलेगा? अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है आर का? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। ए का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू भी 10 है, कॉस ऑफ 60 डिग्री। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 10 भी 100, cos 60 1/2, 2 और 2 कैंसल, 100 100 100 300, दो जीरोज में से एक जीरो बाहर, 10√3 इज द आंसर ऑफ आर। समझा? ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, दूसरा डब्बे का इस्तेमाल किया जाए। tan अल्फा का फॉर्मूला है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इतना समझ रहा है? पहले वैल्यूज पुट करते हैं। बी का वैल्यू 10 साइन 60 अपॉन 10 प्लस 10 कॉस 60। कोई डाउट किसी को? सही कर रहा हूँ? 10 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2 होल डिवाइड बाय 10 ऐसा का ऐसा ही, 10 कॉस 60 होता है 1/2। आगे बढ़े, ये राइट का हटा दूँ।
tan अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर क्या चल रहा है 10 और √3 और ये 2, तो 2 और ये 10 कैंसिल होके ये आएगा 5√3 अपॉन, यहाँ पे 10 की जगह 10 रखोगे, इधर 10/2, 5√3 अपॉन 15 चलेगा, इधर देखो 5 1 जा 5 3 जा बराबर है इतना, √3/3 को कुछ और सिंप्लीफाई करना आता है किसी को? अरे रे 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 ऐसा नहीं, इस 3 को √3 इंटू √3 लिखा चलेगा, √3 विच इज 1/√3। tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है? आंसर। मार्क्स भी क्रेजी आए तुझे। एक सम मैं दे देता हूँ अभी तुम्हें, छाप लो और ये सम ट्राई कर लो। एक मिनट हाँ। फाइंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड फाइंड दी एंगल दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद दी एक्स एक्सिस। अल्फा का मतलब वही होता है, राइट? अल्फा का मतलब लिखा है ना अपने पहले। चलो गुड इनफ, अच्छे से करो, कोई डाउट है तो पूछो जो मैंने किया है सॉल्व, और बाद में आप दूसरा करो। डाउट है कुछ? नहीं सर, सर बार बार मेरे बड़े भाई का कॉल आ रहा है फोन पे, बात कर लीजिए, बोला करूँ मैं ये वाला सम? ए का वैल्यू 2 लेना था, बी का वैल्यू 6√2 लेना था, और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेना था। तो रिजल्टेंट फिर निकाला आपने, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो चलेगा? 2 स्क्वायर 6√2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 6√2 cos 45। क्या सब्स्टिट्यूशन सही लग रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 6√2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72 आ रहा है। 2 2 जा 4, 6 4 जा 24 √2, और cos 45 1/√2, √2 कैंसिल, रूट में क्या आ रहा है टोटल? बोलो 100 आ रहा है क्या? 100 का रूट 10। क्या मस्त डेटा लिया था। अरे न्यूटन, तो रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब। tan अल्फा इज b, sin 45 इज 1/√2 अपॉन, फॉर्मूला नीचे क्या, a प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि 2 प्लस 6√2 1/√2। क्या आएगा बताओ? 3/8 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, √2 कैंसिल, तो 6 आ जाएगा, √2 कैंसिल, 2 प्लस 6 8 विच इज 3/4। tan अल्फा का वैल्यू 3/4 तब होता है जब अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री होता है। तो आपका ये दोनों भी निकाल लिया। ठीक है, एक लास्ट सम दूं इस पे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं।
स्टार्ट हो जाओ। ये जो आपने पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट चलो बता दूं मैं क्या, रुको अभी बस हो गया। चलो ए का वैल्यू कितना लिया 25, बी का वैल्यू कितना लिया 50, थीटा का वैल्यू कितना लिया 120, इतना लिखा पहले। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है पूरा वापस लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा 25 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 50 इंटू कॉस 120। ठीक है इतना। क्या किया 25 का स्क्वायर किया आप लोगों ने, या आपने अक्ल लगाई कि सर 25 सबके पास है तो नेलू बाहर स्क्वायर किया। स्क्वायर करा सबने। चलो फिर मैं भी कर ही देता हूँ। 620 बाहर लेके करो ना, क्योंकि हम लोग को तो पता चलेगा ना कि स्क्वायर लेके कैसे हो रहा है। हाँ इसने साइंस लिया। उच्च विचार। उच्च बोला, उच्च नहीं। हाँ, ऐसा। 25 स्क्वायर प्लस 50 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 2, हाँ 50 को भी लिख सकते हो 25 इंटू 2। कॉस 120 एक्चुअली कॉस 60 के बराबर होता है विद नेगेटिव साइन, तो आंसर है -1/2। इधर तक सब सही चल रहा है। अब ध्यान देना है, इधर देखेंगे ये 2 और ये 2 तो कैंसिल कर सकते हो आप। ये 25 कितनी बार है 2 बार। ये 25 कितनी बार है ये 25 कितनी बार है 2। तो आप सीधा एक 25 बाहर ले सकते हो, रूट ना कॉमन लेके रूट। तो इस टर्म के पास क्या बचा अगर आपने 25 कॉमन ले लिया 1 का स्क्वायर, इसके पास 2 का स्क्वायर। 25 तो गया, तो क्या बचा एक 2 विद अ नेगेटिव साइन। 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 2 25 रूट 3। प्रैक्टिस कर लिए कि रूट आता है कि नहीं है। ठीक है, अल्फा भी निकाल लिया आप लोगों ने, कितना आया 90 डिग्री करेक्ट। फॉर्मूला है b साइन थीटा अपॉन 90 तो इंफिनिटी होता है। b का वैल्यू क्या है 50 साइन 120 अपॉन a का वैल्यू कितना है 25, b का वैल्यू कितना है 50 cos 120। साइन 120 का वैल्यू इज सेम एज साइन 60 विच इज √3/2, और cos 120 तो हमने पहले -1/2 निकाला बराबर। 50 इंटू √3/2 अपॉन 25 प्लस 50 इंटू -1/2। ये समझा पहले सब लोग को, ये समझा आपको? क्या बोलते हो आगे? 2 और ये 25, तो मतलब 25 √3 अपॉन 25, ये माइनस है और ये तो ये -25 हो गया। 25 √3 अपॉन 0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो दैट बिकम्स इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इन्फिनिटी हो जाता है tan का वैल्यू बराबर 90। समझा? क्या 0 हुआ तब r और अल्फा का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। फाइन, चलो r कैसे निकालेंगे? r का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ
कॉस थीटा, बट थीटा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या है? 1 हाँ, कॉस 0 1 है। ए स्क्वायर प्लस, तो ये कॉस 0 तो 1 हो गया, तो वो तो हट गया, पर ये तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना आप लोग को। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, सही बात। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके क्या बचेगा सिर्फ? तो आर का फॉर्मूला ए प्लस बी होता है। डायरेक्ट लगा सकते हो, बट ये सिर्फ तब लगा सकते हो जब थीटा। अल्फा कैसे निकालेंगे अभी? सर इसका अल्फा 0 होगा, इसका अल्फा 0 होगा। साइन 0 0 tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बट थीटा का वैल्यू कितना है? 0, और साइन 0 कितना होता है? 0 ही होता है। तो tan अल्फा का वैल्यू जब न्यूमरेटर ही 0 है तो आगे क्या सॉल्व करना? तो अल्फा का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? तो अल्फा का वैल्यू 0 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो। हम लोग को ऐसे दो और केस करने, एक 90 वाला और एक 180 वाला, ठीक है ना। तो टेबल 1 में वी हैव ओनली 3 एंगल्स, 0, 90 और 180 वाला, ठीक है। ये पक्का हटा दो पूरा, सबका है लिखा हुआ, सबके बुक पे होना चाहिए ये वाला। इतना इनकम्प्लीट है तो ख़त्म करो, चलो। अल्फा वाला बाकी है ना तुम्हारा? तेरा कंप्लीट है, आपका भी हो गया कंप्लीट। पूरा अच्छा गाना तेरे को माइक दूँ तेरे को? नहीं नहीं सही ठीक है। थीटा का वैल्यू नेक्स्ट हमको लेना है 90 डिग्री लेना है। नेक्स्ट हम लोग को क्या लेना है? 90 डिग्री लेके देखना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एनीवन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो टेबल 2 पे चलेंगे। ये क्या था? प्रवीण पाटिल, आई थिंक प्रवीण पाटिल। हम लोग के मिस लोग कैसे चूड़ी निकाल कर मारते थे, चूड़ी से? अरे नहीं, चूड़ी से निकाल के। हाँ मतलब लगे नहीं ऐसा। चलो चलो ठीक है ठीक है। टेबल 2 ये तब यूज करना होगा आपको अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो। मतलब जो दो वेक्टर आप ऐड कर रहे हो ना, अगर उसका वैल्यू पहले से सेम है। हमने जो 3 सॉल्व किए उसमें से आई थिंक पहला सम था जिसमें 10 10 लिया था, उसमें ये यूज कर सकते हो आप एज अ शॉर्टकट। बोलो आगे। अगर ये ऐसा दिया हो दोनों ए के बराबर हो तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, 2a cos ऑफ थीटा अपॉन 2। इंस्टेड ऑफ वो रूट वाला फॉर्मूला है ना, उसकी जगह आप ये यूज कर सकते हो। बट लेकिन कब यूज कर सकते हो? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तब। समझा आपको? सर अगर पहले वाला यूज किया तो नहीं चलेगा? चलेगा। और अल्फा का वैल्यू यूज करोगे सीधा थीटा अपॉन 2। इसमें तो कोई नहीं पूछेगा सर पहले वाला यूज करो कि नहीं, यही बेटर लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है, सही है ना। इसमें कोई नहीं पूछेगा सर वो यूज करना है कि नहीं। सर उसकी जगह पे ये यूज किया हमेशा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिकॉज ये सिर्फ इसमें चलेगा, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला 0 डिग्री फिर से, तो मुझे बताओगे यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आएगा और अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? कैन यू यूज दिस फॉर्मूला? 2a cos ऑफ थीटा अपॉन 2। सही है इतना? इधर देख रहे हैं सब लोग? 2a cos थीटा का वैल्यू कितना है?
0, तो 0/2 0 cos 0, तो आ गया ना सीधा 2a, खत्म। बोला कंडीशन ये है कि जो दो वेक्टर आप ऐड कर रहे हो ना उनकी लंबाई सेम है, मैग्नीट्यूड पहले से सेम हो। तो जैसे हमने जो 3 सम किए उसमें सिर्फ पहला ही सम है जिसमें 10 और 10 लिया था, बाकी सब अलग अलग लिया था, तो उसमें ये सब टेबल काम नहीं आएगा। 10 और 10 वाले में ये काम आएगा ना। आ तो सकता है अगर वो केस में फिट होता है तो। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आगे बढ़ो, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? क्या अल्फा भी 0 ही होगा? क्योंकि 0/2। ठीक है इतना। सेकंड वाला थीटा का वैल्यू 60, क्या वो 60 ही था पहला सम? अब करते हैं। एनीवन? फॉर्मूला 2a cos of 60/2, 2a cos of 60/2, मतलब cos 30। कितना होता है cos 30? तो 2 तो r का वैल्यू √3a, तो मतलब उसका आंसर डायरेक्ट आप बोल सकते थे 10√3 सर। सॉल्व किया था ना हमने r का वैल्यू, लेकिन अगर किसी को ये केस पहले से पता होता तो वो बोलता सर 10√3 आंसर है इसका। पहले ही बता देते ना, वही पहले ही बता देते। मुझे नहीं आता वैसे। आप भी चाहता हूँ मैं थोड़ा मदद करेगा। नहीं सर को लेक्चर पढ़ाना। अल्फा का वैल्यू भी बता दो तुम लोग। 60/2, वहाँ पे जाके देखो 30 डिग्री था कि नहीं था उधर, पहले से पता है, समझा? और 3 केसेस हैं, ये राइट का हटा दूं सब? तीसरा है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राई करना चाहोगे? थीटा खत्म करो, नहीं आराम से करो। नेक्स्ट ले लो 120 डिग्री और लास्ट वाला ले लो, हाँ 180 डिग्री। और ये सब होने के बाद मैं एक टेबल कॉमन बना लूंगा। क्या कर रहे हैं? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180। ये थीटा का वैल्यू, ये आर का वैल्यू और ये अल्फा का वैल्यू। ठीक है, ख़त्म करिए चलो। और तुम्हें पता चल जाता है अच्छा कैसे करना था, ऐसे करना था। वेरी इंपॉर्टेंट। चल मैं ख़त्म करता हूँ ये टेबल पूरा। एक बार रीइवैल्यूएट कर लेंगे खुद का कि वेक्टर्स में क्या पढ़ना बाकी है, फिर आगे फिर नेक्स्ट टाइम वो कर लेंगे वो चीज़। तो थीटा 90 पे आर का वैल्यू कितना आया? cos 90/2, तो cos 45 क्या लिखा आपने? 2a cos 45 1/√2। ये 2 को √2 इंटू √2 लिखा तो खाली √2 बचेगा, तो r का वैल्यू √2a आया। अल्फा का वैल्यू 90/2 कर दूं सीधा 45 डिग्री, बराबर ना। 120 में r का वैल्यू आया होगा 2a cos 60 आया। cos 60 कितना होता है? 1/2, 2 कैंसिल a। ये एक्चुअली वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग केसेस है। ये बोलना चाहता है कि 5 + 5, अगर दोनों वेक्टर में 5 5 ले लूं तो 5 + 5 का आंसर क्या आएगा? 5। तो 5 + 5 5 कब आएगा? जब थीटा 121। 5 + 5 10 कब आएगा? 0 डिग्री। समझ रहे हैं आपको? यस सर। वैसे ही ये केसेस हैं, इसलिए वो थोड़ा मेरे को लगा इंटरेस्टिंग है। चलो अल्फा का वैल्यू तो 120/2 60 डिग्री, लास्ट 180 2a cos 90 आ जाएगा, तो सीधा cos 90 0, तो सिर्फ 0 बचेगा, तो इसका रिजल्टेंट 0 और अल्फा नॉट डिफाइंड। तो फाइनली एक समराइज करेंगे तो क्या आएगा? 2a √3a √2a
ए और 0, अल्फा का वैल्यू 0, 30, 45, 60 और नॉन। आया समझ में आपको कुछ? पक्का क्लियर है सब लोग को पूरा टेबल? तो ये खत्म करो टेबल। इस चैप्ट वेक्टर्स में हमारा क्या बाकी है वो सुन लो अच्छे से। वेक्टर्स में अपना बाकी है डायरेक्शन कोसाइंस नाम का एक चीज़ है, छोटा ही है, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। लैमीज थ्योरम एक बाकी है, वो भी एकदम छोटू सा है। फिर बाकी है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो मेन इंपॉर्टेंट है। एक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हम ले लेंगे, हमने पूरा एडिशन पे किया, पर जितना मेहनत एडिशन में गया ना उतना मेहनत सब्ट्रैक्शन में नहीं जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऐसा ओरली हो जाएगा। तो वी हैव सब्ट्रैक्शन, वी हैव डायरेक्शन कोसाइंस, वी हैव लैमीज थ्योरम एंड देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर दो आते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वही मेजर टाइम लेगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग एक लेक्चर में प्रॉबेबली कवर कर सकते हैं। तो एक अच्छा लेक्चर पूरा 3 आवर्स तक अगर बराबर अपन ने कवर कर लिया उसको, 2-3 आवर्स का, तो एक खत्म हो जाएगा चैप्टर, जो कि हम लोग सैटरडे को वाइंड अप कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, वेक्टर्स को अच्छे से। ठीक, अभी पहले आप थोड़ा 5-7 मिनट कर लो रिवाइज, फिर मैं ट्रिगो का टेस्ट दे देता हूँ आपको। 20 क्वेश्चन होंगे MCQs के, 20 MCQs हैं। कोई बात नहीं। हाँ MCQs है शायद, देख लो।